हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। हिंदी भाषा और उसका विकास, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। तो दोस्तों, जो भी अपने आने वाले पेपर्स की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी लेक्चरर वगैरह के फॉर्म आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप देखिए। तो अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में शुरू से हिंदी पढ़ा रही हूँ। अभी ये पहला ही चैप्टर शुरू कर रही हूँ। तो क्या है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे पहला लिखा है, देखो मैंने ये किताब से हिंदी साहित्य में से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो छांट के लिखे हैं। इसमें अपने नॉलेज के अनुसार भी लिखे हैं। तो जैसे दोस्तों, पहले है नंबर 1, अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी है। तो अंतिम कड़ी है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं क्या थी। तो जैसे आप जानते हो, हमारी जो भाषा की जननी है वो संस्कृत को माना जाता है। आप सभी जानते हैं संस्कृत हमारी क्या थी, भाषाओं की जननी थी। हमारी संस्कृत से ही अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई थी। तो संस्कृत से कैसे वो पाली पे आई, पाली से कैसे वो प्राकृत बनी, प्राकृत से कैसे वो अपभ्रंश भाषा बनी, और अपभ्रंश भाषा कैसे हिंदी में बदली थी, इसलिए इसको अंतिम कड़ी कहा गया है। मतलब अपभ्रंश प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी है। तो देखिए दोस्त, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्या होता है, हर भाषा का एक अपना मूल रूप में होती है भाषा, और दूसरा उसका समय के साथ क्या होता है, भाषा थोड़ा विकृत हो जाती है, उसमें लोक भाषा के शब्द आने लग जाते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा भी बन जाती है। हर भाषा के दो रूप हो जाते हैं। जैसे संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत थी, जो संस्कृत अपने मूल रूप में थी, जो प्रतिष्ठित संस्कृत थी, उसमें हमारे वेद पुराण सारे जो वेद हैं, पुराण है, उपनिषद है, उनकी रचना हुई थी। फिर जो संस्कृत का क्या था, संस्कृत जो उसका क्षेत्रीय रूप था, उससे हमारे वहाँ पाली भाषा का प्रयोग हुआ। पाली भाषा भी अपने दो रूपों में रही, एक अपने मूल भाषा में और दूसरा क्षेत्रीय भाषा। तो ऐसा कहा जाता है गौतम बुद्ध की जो रचनाएं हैं वो क्षेत्रीय भाषा, पाली की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसी में लिखी गई। फिर पाली भाषा का भी ऐसी हुआ, एक वो अपने मूल रूप में रही, दूसरा वो बदल गई, समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्राकृत के बहुत सारे रूप आए, और जिसमें से एक अपभ्रंश थी। ठीक है। दूसरा है मेरा, अपभ्रंश भाषा के लिए ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, आभीर आदि नाम भी क्या है, प्रचलित हैं। नंबर 3 है, अपभ्रंश काव्य भाषा का समय जो था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। नेमि साधु, ये कवि है नेमि साधु, 10वीं शताब्दी के, ने अपभ्रंश के 3 भेद माने थे इन्होंने, उपनागर, नागर और आभीर। अगला है नंबर 5, मार्कंडेय, ये भी एक लेखक हैं, ने भी अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और प्राचर। डॉक्टर याकोबी अपभ्रंश के 4 भेद मानते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। अगला है नंबर 7, डॉक्टर नामवर सिंह ने सौरसेनी अपभ्रंश को ही पश्चिमी अपभ्रंश माना है। सौरसेनी भाषा हम आगे पढ़ेंगे भी इसके, अभी जो हम हिंदी पढ़ते हैं वो सौरसेनी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वही हम पढ़ते हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट में। अगला है, आज अपभ्रंश के 2 रूप मिलते हैं, यानी कि वर्तमान में इसके 2 ही रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी को हम पढ़ते हैं आजकल। नंबर 9 है, हिंदी संज्ञाओं की कारक विभक्तियाँ, जो हमारे हिंदी में कारक संज्ञा है, आपको पता ही है कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। उन 8 कारकों की बात कर रहा है ये। परसर्ग, वर्सर्ग कहो या उपसर्ग कहो, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रिया की धातु, अव्यय आदि अपभ्रंश से ही हिंदी में विकसित हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूप, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। देखिए, अपभ्रंश आधुनिक भाषाएं, अपभ्रंश से पहला कौन सी भाषा उत्पन्न हुई, सौरसेनी के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। फिर इसका दूसरा है पैचासी से लहदा और पंजाबी भाषा उत्पन्न हुई। फिर है इसका अगला रूप ब्राचर से सिंधी भाषा उत्पन्न हुई। महाराष्ट्री से मराठी पैदा हुई। मागधी से बिहारी, बांग्ला और उड़िया पैदा हुई। असमिया भी पैदा हुई। फिर उसके बाद है अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का उदय हुआ था। फिर उसके बाद देखो, जैसे अपभ्रंश है, अपभ्रंश का ही एक रूप जो था वो अवहट्ट भाषा भी था। इसमें भी बहुत सारे लेखकों ने अपनी रचनाएं लिखी थी अवहट्ट भाषा में, उसको देखते हैं। नंबर 1 है, अवहट्ट परवर्ती अपभ्रंश का ही एक भेद है। परवर्ती मतलब लोक भाषा,
जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, हर भाषा का एक क्षेत्रीय रूप हो जाता है, जिसे हम लोक भाषा भी कहते हैं और परवर्ती भाषा भी कहते हैं। संस्कृत अपभ्रष्ट से विकसित अवहट, अहुवट, अहुवट, अवहट और ओहट जैसे शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश भाषा के लिए होता है। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अवहथ का प्रयोग किया है, यानी कि इन्होंने अवहथ शब्द का प्रयोग किया है अपनी रामायण में। अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश राशक लिखा था, इन्होंने अपने संदेश राशक में अवहट शब्द का प्रयोग किया है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, इन्होंने उसमें अवहट शब्द के लिए अवहट, खाली अवहट शब्द का इन्होंने क्या करा है, प्रयोग किया है। विद्यापति ने अपनी कृति लता में अवहट शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। अगला देखते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग 8वीं शताब्दी से विद्यापति की रचना कृति लता 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। यहाँ पर अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, अवहट भाषा की अन्य रचनाएं, इनकी इस भाषा की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे संदेश राशक अब्दुल रहमान इसके लेखक हैं, इन्होंने भी अवहट भाषा में अपनी रचना लिखी है। बाहुबली राज सालिबद्र सूरी, इन्होंने भी इसी में लिखी है। नेमिनाथ चौपाई विनयचंद सूरी, इन्होंने भी अवहट भाषा का ही क्या किया है दोस्तों, प्रयोग किया है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करके रखिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी किताबों वगैरह में मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने अपने मन से बनवाए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इसे पढ़िए, और आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इतना ही लिख रही हूँ। अगले वीडियो में करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी यूज़फुल लगी हो तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब देना दोस्तों, जिससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ।